नमस्कार आदाब, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपका दोस्त आरजे अरशद और आज हमारे साथ मौजूद है हेमा चौहान जी और शो है एक मुलाकात। तो हेमा चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गूंज में। थैंक यू सो मच। जी हाँ, इसी के साथ आज हमारे साथ हैं पावरफुल लेडी जिनसे हम करेंगे बहुत सारी बातें। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा कि हमारे लिसनर्स को भी पता चले कि आपने स्टार्ट कैसे किया, क्या इंस्पिरेशन रही। तो मैम, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? तो अरशद जी, मैं एक छोटे से कस्बे, आप बोल सकते हैं चंदेरी, मध्य प्रदेश से हूँ। और ग्वालियर में मैंने अपना स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, मेरा मास्टर्स सब मेरा ग्वालियर से ही है। और मेन आप बोल सकते हैं कि जो इंस्पिरेशन है वो मेरी माँ है, जो कि अभी नहीं रही। तो उनकी ही वजह से मैं यहाँ हूँ, आपके साथ बात कर पा रही हूँ। क्योंकि ग्वालियर में आना एक यही मकसद था कि वो हमें पढ़ा पाए, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सके, एजुकेशन अच्छी हो, मतलब हम वी कैन टॉक थॉटफुली। तो एक ये उनका मिशन था और वो शायद टचवुड शायद हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं एक छोटे से कस्बे से हूँ, चंदेरी। अगर आपको पता हो, चंदेरी साड़ी से काफी जाना जाता है और हाल ही में वहाँ काफी मूवी शूट हो रही है। तो मेरी जर्नी कुछ चंदेरी से, मैंने जैसे आपको बताया, मिशन मेरा वही है, क्यों मैं आई हूँ यहाँ पे। दूसरा, मैंने मास्टर्स टूरिज्म में किया था, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में। और उस टाइम लॉकडाउन का समय था। तो हम सबसे ज्यादा हम लोगों को ट्रिगर यही कर रहा था कि हमारी इंडस्ट्री तो उसी से ही रिलेटेड है, सर्विस ओरिएंटेड है, और हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे इस पैंडेमिक में। और वही समय मेरा MBA भी चल रहा था। पर पता नहीं क्यों कुछ मन में था कि नहीं, कुछ करना है। तो मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर दिया था, फीड ऑफ फैक्ट से रिलेटेड। और ऐसे ही भगवान जैसे वही होता है कि इफ यू डिजायर इट अट्रैक्ट्स। तो एक कंपनी थी, वो अपने आप मेरे पास आई एंड मैंने अपना फर्स्ट जॉब स्टार्ट कर दिया घर से एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच। तो उससे मेरी काफी पर्सनालिटी इनहैंस हुई। थोड़ा सा कॉलेज से भी प्रेशर था कि प्लेसमेंट भी लेना है, सिंस आई वाज अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दिया और एज अ टूर मैनेजर मैं हायर की गई नोएडा बेस्ड ट्रैवल एजेंसी में, जिसमें मैं टूर्स ले जाती थी, डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली। बट एवरी डे आई नीड टू ट्रैवल। तो वो मेंटली, फिजिकली बहुत एग्जॉस्ट हो गया था। और उस समय थोड़ा पर्सनल भी ऐसी सिचुएशन हुई कि मेरी मम्मी का थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो आई डिसाइडेड टू कम बैक। तो जैसे ही मैं आई एंड देन आई जॉइंड हियर, मतलब मुझे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली जॉब करने की। तो जब मैंने सोचा कि मुझे वापस आना चाहिए, तो वही मैंने बोला, यू डिजायर इट अट्रैक्ट्स। तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि कैसे होगा सब कुछ। एंड विद इन अ वीक मैंने कॉल लगाया, मतलब अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो मैं जयविलास पैलेस में एक एज एन एक्सपीरियंस हेड हायर किया गया। पहले मुझे प्रोजेक्ट एसोसिएट के थ्रू किया एंड देन लेटर ऑन मैं इनके साथ काफी रूट लेवल पे मरानी साहब और जो गायत्री सिंह जी हैं, जो आगे डायरेक्टर हैं, के साथ बहुत काम किया। और ये कल्चर, आर्ट, रूटेड तरीके से हमने उस चीज को समझा। तो एज अ मैं जयविलास पैलेस में काम किया। और अभी रिसेंटली ही 2-3 महीने पहले आई स्टार्टेड, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि बहुत सारी चीजें साथ में थी, तो उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। सो आई चोज टू टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक एंड देन थिंक अबाउट समथिंग व्हिच इज मीनिंगफुल, व्हिच इज थॉटफुल। यस। और सो अब थोड़ा बहुत टाइम लेने के बाद मेरे मान को, जो मेरी मतलब मेरी मदर का नाम है मान द कल्चरल क्यूरेटर करके एक विजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। विजन एक मिशन है जो कि आर्ट, कल्चर, हेरिटेज को प्रिजर्व करे और उसको आगे वाली पीढ़ियों को के लिए रखा जाए। तो उस चीज के लिए तो यही मेरी अभी तक करियर है।
और इसी के साथ जैसे कि बदलाव हम देखते हैं, हर किसी के जीवन में बदलाव आता है। जैसा कि मैं कहता हूँ, बदलत बदलत इंसान का जीवन होए आसान। और इसी के साथ मैडम की जिंदगी में भी मतलब इतने सारे बदलाव आए हैं, उसके बाद ये एम पहुंचा है, एम मिला है। और एम मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी के साथ जो अब एम मिला है मैम को, वो पकड़ के रखे हुए हैं, और एम है मान द कल्चरल क्यूरेटर। तो मैम इसी के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि क्या है, कैसे काम करता है और किस लिए एस्टेब्लिश किया है आपने। एस्टेब्लिश करने का मेन विजन ये था कि जो हमारी मतलब जनरेशंस हैं, जो उनको सजो कर रखे हुए हैं, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, हेरिटेज, मॉन्यूमेंट्स, जो जिस तरीके से हमारे तक वो पहुंची थ्रू मान, और मान जैसे बहुत सारे लोग उसका प्रयास कर रहे हैं उनको जीवित रखने के लिए, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं। तो मान इज बेसिकली बिल्डिंग अ गैप बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ आर्ट, कल्चर, मैंने आपको बताया। और ऐसे काफी सारे प्रयास हैं, जैसे हम कुछ इवेंट्स करवाते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं, टॉक शोज कराते हैं, सेमिनार्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं, एक्सपीरियंसेस क्यूरेट करते हैं, स्टोरी टेलिंग, जैसे मेरी आपसे बातचीत हो रही है, स्टोरी टेलिंग सेशंस भी हैं, और कभी कभी हेरिटेज वॉक्स भी करवाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ऑल्दो थिएटर से भी रिलेटेड है। तो मान के थ्रू अभी करीबन 6 महीना हुआ है इसको स्टार्ट किए हुए, और हमने 3 एक मीनिंगफुल इवेंट्स किए हैं। तो मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। इसी के साथ मतलब मीनिंगफुल तो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है। जैसे ग्वालियर में मतलब कभी नहीं सुना था स्टैंड अप कॉमेडी का, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी का भी दौर देखा, जैसे आपने इवेंट कराया। इसी के साथ मैम मैं जानना चाहता हूँ, मान के अगले इवेंट्स, अपकमिंग इवेंट्स क्या रहने वाले हैं? तो जो अपकमिंग इवेंट्स आने वाले हैं वो आप बोल सकते हैं क्लासिकल टू कंटेम्पररी, कि हम कैसे क्लासिकल चीजों को कंटेम्पररी मतलब यूथ से कनेक्ट करें। अब जैसे वर्कशॉप्स हो गए, ठीक है जी जी, पॉटरी वर्कशॉप्स हो गई, फेस पेंटिंग्स हो गए, स्टोरी टेलिंग सेशंस हो गया, और मेन मकसद ये है कि कैसे हम सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करें। ये आप बोल रहे हो कि ये विजन अकेला मेरा भी नहीं है। जहां से मैंने जॉब किया, जेवलास पैलेस, वहां से भी मुझे मतलब एक विजन क्लियर आउट हुआ कि कैसे वो काम करते हैं, कैसे मतलब किस तरीके से वो एक यूथ को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और उनका भी एक मैसेज है, मेरा भी एक मैसेज है। तो मिलके ही हम मिल के ये आर्ट, कल्चरल क्यूरेशनशिप पे काम कर रहे हैं। तो कैसे कंटेम्पररी टू क्लासिकल को अमेलगमेट करें, और डिफरेंट तरीके से, जैसे वर्कशॉप्स हो गए, जेमिंग सेशंस हो गए, क्लासिकल म्यूजिक हो गया, जैसे आप ग्वालियर घराना आपको पता है, लास्ट ईयर तानसेन समारोह को 100 साल हो गए हैं। ग्वालियर घराना वन ऑफ द ओल्डेस्ट घराना, ध्रुपद घराना में से एक है। तो उसको कैसे प्रिजर्व करना है, तो जो हमारे यूथ जो बाहर जा रहे हैं जॉब करने के लिए, तो उनको भी बताना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे भी बहुत दम है, हमारे कल्चर में बहुत दम है। अगर हम जितना रूटेड अपने कल्चर के साथ रहेंगे, हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर पाएंगे। तो इस तरीके के कुछ इवेंट्स हम क्यूरेट करने वाले हैं अपकमिंग मंथ्स में। अरे वाह। और इसी के साथ इवेंट कोई भी हो, लेकिन परेशानियां तमाम आती हैं इवेंट को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मैं यही जानना चाहूंगा कि मतलब अभी तक जितने भी इवेंट्स किए हैं उसमें क्या क्या परेशानी, मतलब जो आपको लगता हो कि ये सबसे बड़ी परेशानी थी और हम लोगों ने डील की इजीली, तो ऐसी कोई परेशानी बताना चाहें? ऐसे मैं एक आध एग्जाम्पल नहीं देना चाहूंगी, बट ऐसी हर इवेंट में आप कोई भी इवेंट दीजिए, कभी परफेक्शन नहीं होता, राइट? तो कोई भी इवेंट करते हैं तो आपको हर जगह दिमाग लगाना पड़ता है कि बजटिंग, हायरिंग, आपका सोशल मीडिया कंटेंट टाइम पे जा रहा है कि नहीं, यू नो, बहुत सारी चीजें, क्यूरेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमने प्लानिंग बहुत अच्छी की है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। द डे मतलब मुझे तो नींद ही नहीं आती 2 रातों से कि क्या होगा, मतलब 24 घंटे। जब मैं व्हेन आई डिड माय फर्स्ट पर्सनल इवेंट, हर्ष गुजराल वाला, मैं 15 रातों से नहीं सोई थी। मैं 15 रातों से, मेरे घर वाले मुझसे बोल रहे थे कि रहने दो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है करने की, बिकॉज मुझे खाने का भी याद नहीं था क्या होता है। तो वो हर चीज का ही एक प्रोसेस है। तो प्लानिंग और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, वो एक चीज है। तो मैं आपको एक एग्जांपल नहीं दे सकती कि इसको हमने ऐसे किया, क्योंकि हर ट्रांजेक्ट में प्रॉब्लम्स थी और सॉल्यूशंस आपको निकालना पड़ता है। और अकेले मैं ही नहीं थी जो हमने किया था, हमारी पूरी टीम थी।
सोशल मीडिया टीम थी, हम थे, और हमारे स्पॉन्सर्स थे, जो हमारे को पार्टनर्स थे, सबका ही एक मतलब बोल सकते हैं एक कंट्रीब्यूशन था, मिली भगत थी। हाँ, मिली भगत थी। और इसी के साथ स्टैंड अप कॉमेडी की आप बात कर रहे हैं, जैसे ग्वालियर के लिए एक नया टर्म है, जैसे कहीं भी कैफेज में मतलब हम नहीं देखते हैं ग्वालियर में आसपास के रीजन में कि स्टैंड अप कॉमेडी हो इतने बड़े मतलब पैमाने पर। और इसी के सिलसिले में मैं जानना चाहूंगा कि नेक्स्ट ऐसा कोई स्टैंड अप कॉमेडी वाला इवेंट कब आने वाला है? तो अभी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बात चल रही है जी। काफी इवेंट्स ऐसे होते हैं कि आप प्लान कर रहे हो और कभी कभी ऐसा होता है कि वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। तो 2 इवेंट्स हम लोग ऐसे आने वाले समय पे मतलब कभी कॉन्वर्सेशन लेवल पे है, इनिशियल लेवल पर है, तो अप्रोक्स मे बी जून और अगस्त में कोई ऐसा इवेंट है। अरे वाह, तो ग्वालियराइट्स आप लोगों को मिल सकता है नया इवेंट देखने को अगस्त या फिर सितंबर के टाइम करीबन। और इसी के साथ मैम विमेन एम्पावरमेंट की अच्छी मिसाल है, तो मैम से यही जानना चाहूंगा विमेन एम्पावरमेंट पे क्या बोलती हैं, क्योंकि ऐसी आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको दबा कर रखा जाता है, जिन्हें बाहर नहीं निकलना दिया जाता है, इवन उनसे मतलब कहा जाता है कि आप तो घर के लिए बने हैं और घर में ही रहेंगे आप। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे? वही मैं आपको एक मैसेज ये देना चाहूंगी कि एक एज अ लेडी, अगर आपके परिवार में एक लेडी पढ़ी लिखी है, समझदार है और दुनियादारी को समझती है, तो उसकी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उसको मतलब क्या बोल सकते हैं, उसको वो बहुत संभाल के रखेगी और आगे वाली पीढ़ियों का जो थॉट प्रोसेस होगा वो बहुत इवॉल्व्ड होगा। और घर की महिला ही जो होती है वो घर की एक नींव होती है। आपकी अगर नींव ही स्ट्रांग होगी तो आगे आने वाली जनरेशन आप सोचिए कितनी पावरफुल होगी। तो इसका अगर मैं पर्सनल आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे लिए मेरी माँ थी, जो कि मतलब एक गांव से हैं खरगापुर करके, और उनका हमेशा विजन ये था कि वो तो नहीं पढ़ पाई, इतना उन्होंने नहीं पढ़ाई की उस टाइम पे, पर वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। और वो अकेली आई ग्वालियर में। मेरे फादर भी अप डाउन करते थे चंदेरी से। पेरेंट्स, आई रिमेम्बर वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में खुद लेकर जाती थी हमको, और ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब उनको किडनी का परेशानी थी 12 साल से, उनका डायलिसिस होता था, मतलब इफ यू नो अबाउट डायलिसिस, वो डायलिसिस भी करवाती थी और हम लोगों को स्कूल कॉलेज का भी टिफिन भी बना के जाती थी, और जैसे मैं बोल रही हूँ कल्चर से रिलेटेड सारी पूजाएं करके जाती थी, और हम बस सोचते रहते थे कि कैसे इनके पास इतनी एनर्जी कहाँ से है। तो मतलब विमेन एम्पावरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आई हूँ जिसे मैं देख सकती हूँ कि इसमें, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारी लेडीज को अलाउ नहीं किया जाता, और मैं एक वन ऑफ द एग्जाम्पल हूँ बिकॉज ऑफ माई मदर कि हाउ विमेन एम्पावरमेंट हैज इवॉल्व्ड मी एज अ पर्सन। जी हाँ। और इसी के साथ जैसे मान द कल्चरल क्यूरेटर जो कर रहा है आजकल, बहुत ज्यादा मतलब प्रेज करने वाली बात है, क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी सारी आर्ट है, जगह जगह पर ऐसी छोटी छोटी आर्ट है जिनको अगर हम देखें, संजो कर रखें तो वही बहुत बड़ी चीज है। जैसे हम लोग पहले देखते थे कि झोपड़ियों पर मतलब कलाकारी बना देते थे छोटी छोटी, तो वो जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल मतलब जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अपनाते जा रहे हैं, और वो ये सारी चीजें हमसे छूटती जा रही है, खोती जा रही है, जो हमारी जड़ है मजबूत है। तो मेरा पर्सनली ऐसा कहना है आप लोगों से कि आप भी देखें, आपके परिवार की भी कोई ऐसी प्रथा होगी, या फिर आपके गाँव में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहां भी ऐसा कुछ होगा, तो आप उसको सजो कर रख सकते हैं। एटलीस्ट आप उसको खुद के लिए तो सीख ही सकते हैं, आपका खुद का मनोरंजन हो जाएगा, डिप्रेशन से थोड़ा दूर हो जाएंगे। इसी के साथ मैम ग्वालियर वालों को आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगी? मैं ग्वालियर, क्योंकि मैं भी टेक्निकली ग्वालियर वाली ही हूँ, मेरे करीबन 20 से 22 साल ग्वालियर में ही बिताए हैं, तो मेरा बस यही है कि जिस हिसाब से सिटी में एक बोलते हैं ना कि अपनापन, वो मुझे थोड़ा कम लगता है ग्वालियर में, कि ग्वालियर के लोग इतना ज्यादा कल्चरली आर्ट के थ्रू, क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, ट्रेडिशन, हेरिटेज के लिए इतना ज्यादा अवेयर भी नहीं है और होना भी नहीं चाहते। जैसे हम जाते हैं कोई मॉन्यूमेंट्स में, वहाँ नाम लिख देते हैं, तो वो बहुत गलत चीज है, क्योंकि आपको नहीं पता उस मॉन्यूमेंट की क्या एक कीमत है, राइट? जिस हिसाब से हमारे पूर्वजों ने उसे बनाया, हम ग्वालियर के लोकलाइट को बस मैं ये बोलूंगी कि उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको जैसे पूजा करते हैं उसके तरीके से रखना चाहिए। और मेरा वही फर्स्ट एंड लास्ट चीज है कि जितना हम कल्चरली कनेक्टेड रहेंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हम बिल्ड कर पाएंगे, क्योंकि आज का जमाना है एआई का। आप बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं,
आपने पढ़ाई कर ली, बट एक ऐसा सॉफ्टवेयर इवॉल्व होता है, उसने आपको रिप्लेस कर दिया, तो आपकी इतने सालों की मेहनत कहाँ गई? और वही अगर आप अपने कल्चर से रूटेड रहते हैं और उसी में ही अपना एम्प्लॉयमेंट खुद से ही जनरेट करना चाहते हैं, तो वो अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग है, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, राइट? तो दिस इज माई ओनली थिंग, कि हम जो है उसको हम भूले ना, और जो है उसको संवारे। जी, दिस इज द ओनली थिंग आई कैन से। बड़ी अच्छी बात कही मैम ने कि हमें संवारना चाहिए। और हाँ, एक और बात जो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि मॉन्यूमेंट्स पे प्लीज नाम मत लिख दीजिएगा। जैसे लोग बात लिख देते हैं ना कि ये संग वो और ऐसा वैसा, प्लीज मत कीजिए यार। तुम्हारी खुद की निशानी अपने घर पर लिख लो, अपनी कॉपियों में लिख लो, बट मॉन्यूमेंट्स पर मत लिखिए। अपने दूसरों को अपनी मतलब दिल की दास्तां मत सुनाइए, आप मुंह से सुना सकते हैं। बाकी इसी के साथ ये था ग्वालियर राइट्स आज का सफर, एक मुलाकात में हेमा चौहान जी के साथ। हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारा सब कुछ जाना। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक सुनते रहिए गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।